आजकल ज़माना है रील्स का। 5-5 सेकंड की, 1 मिनट की, 45 सेकंड की, बहुत शॉर्ट्स भी आते हैं यूट्यूब्स में, तो सब वो देखते हैं। उससे क्या हो गया है बेसिकली हमारा भी और बच्चों का भी जो ध्यान लगाने का समय है, ड्यूरेशन है, वो बहुत कम हो गया है, शॉर्ट हो गया है। एक रील को, एक वीडियो को 1 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। बहुत ज़्यादा काम की हमारी कोई वीडियो होगी तभी हम उसको पूरा देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखते। तो आम बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटी ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको किसी भी बच्चे को आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। आपके पास बच्चों के लिए इस तरीके के टॉयज होने ज़रूरी है जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये नहीं कि आप सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में भी क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। इसमें आप उनको कलर्स करा सकते हो, इसमें आप उनको मैचिंग करा सकते हो। अलग अलग रंगों की दालें घर पे होती है, ऐसा भी नहीं कि आपको बाजार जाना है। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि घर में भी तो बहुत सामान रखा है, बहुत सारी चीजें। बताइए दाल के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जैसे हमारे पास कलरफुल कटोरियां होती हैं घर पे, प्लास्टिक की होगी, कांच तो मत ही दीजिएगा क्योंकि तोड़ देंगे बच्चे और उनको चोट लग सकती है। प्लास्टिक की कलरफुल कटोरियां आप बच्चों को दे सकते हैं। घर की कलरफुल चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो आपको मैचिंग करवाने की, रेड को रेड में डालो, नीले को नीले में डालो, पीले को पीले में डालो। कलर मैचिंग हो गई, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई। बच्चे ने अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह लगाया है और बच्चे ने टीवी फोन नहीं देखा और कुछ सीखा है। आपके पास बच्चों के लिए इस तरीके के टॉयज होने ज़रूरी है जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये नहीं कि आप सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में भी क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। इसमें आप उनको कलर्स करा सकते हो, इसमें आप उनको मैचिंग करा सकते हो। अलग अलग रंगों की दालें घर पे होती है, ऐसा भी नहीं कि आपको बाजार जाना है। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि घर में भी तो बहुत सामान रखा है, बहुत सारी चीजें। बताइए दाल के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जैसे हमारे पास कलरफुल कटोरियां होती हैं घर पे, प्लास्टिक की होगी, कांच तो मत ही दीजिएगा क्योंकि तोड़ देंगे बच्चे और उनको चोट लग सकती है। प्लास्टिक की कलरफुल कटोरियां आप बच्चों को दे सकते हैं। घर की कलरफुल चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं। तो वो आपको मैचिंग करवाने की, रेड को रेड में डालो, नीले को नीले में डालो, पीले को पीले में डालो। कलर मैचिंग हो गई, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई। बच्चे ने अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह लगाया है और बच्चे ने टीवी फोन नहीं देखा और कुछ सीखा है। और दाल वाली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी है दाल की। 2 कटोरी रखी, 2 दालों को मिक्स किया और बोला कि इसको सॉर्ट करो, अलग अलग करो। राजमा, सपोज राजमा छोले लेते हैं, राजमा को राजमा वाली लाल में डाल दो और छोले के लिए एक सफ़ेद कटोरी रख दो कि इसको आप सफ़ेद में डालो। तो ये दाल वाली एक्टिविटी घर में आराम से आप बच्चों को करा सकते हैं। और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज आप जानते हैं? बहुत सारी हैं। तो सुनना चाहेंगे कुछ और के बारे में? वैसे बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है। चम्मच, हम सबके घरों में इतने इतने बंडल्स चम्मच का पड़ा होता है एंड हमारे पास स्पून होल्डर भी होता है जिसपे हम अपने चम्मचों को सेट करते हैं। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने चम्मच धोए, बच्चे को आपने कपड़ा दिया, टिश्यू दिया, बच्चों को बोला कि उसको साफ करो, तो एक क्लीनिंग एक्टिविटी हो गई कि साफ करो। तो बच्चे ने आपके साथ आपका काम में हाथ भी बटा ली, आपका काम भी हो गया। उसके बाद आपने उनको बोला कि अब इन चम्मचों को उस होल्डर पे लगाना शुरू करो। होल्डर नहीं है, ग्लास ले लो या आप ग्लास ले सकते हो, ग्लास के अंदर डालो एक एक करके। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो गई। ढक्कन, जो बॉटल्स के ढक्कन होते हैं, या बॉटल हो गई, बॉटल रखी टेबल पे, छोटे छोटे पत्थर तो हमें मिल ही जाते हैं कहीं भी, उन पत्थरों को बॉटल्स के अंदर भरना शुरू किया या पत्थरों को कलर करना शुरू कर दो। एक्रेलिक कलर्स आते हैं, पत्थरों को रंग दो और आप उसको बॉटल्स में भर सकते हो। एज अ शो पीस आपके घर में काम आ जाएंगे। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं दुर्गा चौक के पास भानियावाला में आदर्श नगर, और यहां मैं मुलाकात कर रहा हूं रंजना भंडारी जी से। रंजना एक ऑडियोलॉजिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं, यानी कि आप बोलना सिखाते हैं। हाँ जी। शब्दों का उच्चारण करना सिखाते हैं। आप वर्णमाला को किस तरह से
बोलना है, उसके एक एक लेटर को कैसे बोलना है वो भी आप सिखाते हैं। आप रीडिंग हैबिट को बढ़ाने के तरीके भी बताते हैं और आप ये भी बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए कि वो मोबाइल छोड़ दें। हाँ जी। तो रंजना जी से अभी हम बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे उनके करियर के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस सब चीज़ों पर आपसे हम बात करेंगे। रंजना जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय निकाल कर हमसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने बैचलर्स इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी करी हुई है एंड आफ्टर दैट मैंने 6 मंथ अपना बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग जो कि देहरादून में है वहाँ पे अपने 6 मंथ की इंटर्नशिप करी है। उसके बाद मैंने सोचा कि उत्तराखंड से बाहर जाके एक अच्छा नॉलेज लिया जाए ताकि मैं वो नॉलेज उत्तराखंड में लेके आऊँ और एक यहाँ पे काम शुरू करूँ ताकि लोगों को मदद मिले। सो मैंने शुरुआत करी चंडीगढ़ से, जहाँ पे मैंने 4 साल काम किया है। वहाँ पे मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट भी जाया करती थी, जैसे मैक्स पीजीआई हॉस्पिटल हो गए, काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ पे मैंने 4 साल काम किया। वहाँ पे अच्छा नॉलेज लेके, अच्छे स्किल्स सीख के फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब उत्तराखंड में आके अपनी सेवाएं दी जाएं। रंजना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो करियर ऑप्शन है उसमें अक्सर ये सुना जाता है कि बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और भी तरह के करियर ऑप्शंस हैं, पर आपने एक अलग तरह का करियर चुना है जो लोगों की मदद करता है बोलने में, कुछ सीखने में और बिहेवियर में। तो क्या खास वजह रही कि आप इस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़े और आपने इसको करियर के रूप में चुना? सर, एक्चुअली मेरे नेबर में ही एक बच्चा था जिसे एक डाउन सिंड्रोम नाम का एक प्रॉब्लम था। साथ ही साथ जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके फैमिली वाले होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ अब बाहर आना जाना, क्योंकि बच्चे को किसी दूसरे की सहारे की ज़रूरत पड़ती है। डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, वो खुद से इंडिपेंडेंटली रोज़ दिनचर्या अपना वो नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों को करने के लिए जूझता रहता है, उसके परिवार वाले परेशान रहते हैं। तो मुझे था कि नहीं, इन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है आगे और इनको इस लायक, इस काबिल बनाना है कि उनको किसी की भी ज़रूरत ना पड़े, एटलीस्ट वो अपना ध्यान खुद रख पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, और एक अच्छे कॉज के लिए आपने इस प्रोफेशन को चुना और इसको आप आगे बढ़ा भी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जिस जगह आप पले बड़े, आपने जीवन आगे बढ़ाया है, उसी जगह पर आकर आपने इस सेवा के अवसर को चुना भी है। हाँ जी। मैं जानना चाहूँगा कि 12th के बाद आपने इस कोर्स को आगे बढ़ाया है, तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके बारे में ज़रूर आपसे जानकारी चाहिए। ठीक है। इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th पास होना, PCB से आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। एंड हर एक कॉलेज का एक अलग क्राइटेरिया होता है कि आपका 70 से 75% से अबव के मार्क्स होने ज़रूरी है, तभी आप वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है किसी भी मेडिकल कॉलेज का, वो आपको देने के लिए, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। शुरुआत में जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, हाँ जी। आपने उसको पास किया और आपने SRHU से आपने इस डिग्री को हासिल किया है, जब पहले दिन आप स्कूल गए, कॉलेज गए, तो क्या समझ में आ रहा था आपको कि कैसे आगे बढ़ पाएगा ये कोर्स, और क्या मन में चल रहा था आपके? सर, एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहले से ही मेडिकल लाइन में जाने का सपना रहा है, क्योंकि मैंने बहुत चक्कर काटे हैं हॉस्पिटल्स के। मैं खुद बहुत बीमार रही हूँ बचपन में, तो मैंने देखा है कि डॉक्टर्स कितनी ज़्यादा आपकी मदद करती हैं आपकी जान को बचाने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले से, बचपन से ही था कि मुझे ये वाइट कोट और मुझे इस मेडिकल लाइन में मुझे जाना है। तो जब मेरा पहला दिन था, तो शुरुआती दौर पे मुझे था कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग लेक्चर हॉल में थे, बड़े बड़े लेक्चर हॉल में, पूरे हॉस्पिटल में हम लोग घूम रहे थे, तो वो बहुत एक्साइटिंग और बहुत मज़ेदार मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा शुरुआती दिन था। अच्छा, जब इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ से चंडीगढ़ गए, हाँ जी, आपने वहाँ ज्वाइन किया, तो जब आप सीख गए थे इन सब चीज़ों को, क्योंकि आपने इसके बारीक पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी, हाँ जी, आप इंटर्नशिप के लिए गए, तो वहाँ के क्या अनुभव रहे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा इंटर्नशिप चंडीगढ़ से नहीं, मेरा इंटर्नशिप रहा है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग से, जो राजपुर रोड पे है। तो वहाँ पे
डेफ बच्चे होते हैं जो पैदाइशी, जिनको सुनाई में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के बच्चे, आपको अलग अलग सोसाइटी से आपको बच्चे मिलते हैं। तो वहाँ पे मेरी एक अलग तरीके की ट्रेनिंग चली जो मैंने इंटर्नशिप अपनी वहाँ से कंप्लीट करी। बिल्कुल बिल्कुल, और आप बहुत सही जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आप नॉलेज गेन करना चाह रहे थे, इसलिए आपको बाहर जाना पड़ा। और लेकिन फिर आपकी मंशा ये थी कि मैं अपनी ही स्टेट में आऊँ, हाँ और अपने स्टेट में ही, अपने क्षेत्र में जहाँ पर मैं रहती हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, हाँ वहाँ आकर लोगों की सेवा का अवसर मेरे को मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहेवियर पे अगर हम आते हैं, हाँ जी, पेरेंट्स को किस तरह का बिहेव करना चाहिए उन बच्चों के साथ या आसपास के जो समाज है, क्योंकि बिहेवियर भी आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जी। किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए और किस तरह की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो किस तरह से होना चाहिए? पहली चीज़, जो आम तौर पे जो लोग हैं, जो भी माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चों को ये दिक्कत है, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कमी है तो ये इसके अंदर क्यों है। वो ये नहीं आगे सोचते हैं कि अगर ये कमी है तो मुझे इस कमी को दूर करना है, हमें इस कमी को ठीक करना है। क्योंकि ये स्पीच रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती हैं, आमतौर पे हकलाना तुतलाना एक बेसिक सा आजकल समस्या है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर सपोज किसी का बच्चा हकला रहा है तो वो उसको डांटते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो एक बहुत गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, बच्चे के दिमाग में, बच्चे की पर्सनैलिटी में उसका जो मनोबल है, उसका कॉन्फिडेंस है, वो बहुत नीचे गिर जाता है। और वापस से उस मनोबल को उठाना मेरे लिए भी एज अ स्पीच थेरेपिस्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो हमारा समाज है, वो बच्चे को इतना नीचे गिरा चुका होता है कि वापस से उसको खड़ा करना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको प्यार से हैंडल करो। आप जितना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान डालोगे, बच्चा भी उस चीज़ को उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेगा। जितना ज़्यादा सोचेगा वो समस्या और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। वो अपने स्कूल्स में बात करना बंद कर देगा बच्चों से, घर पे जो लोग आ रहे हैं उनके सामने नहीं जाएगा, अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, हम 2 साल के 3 साल के बच्चों को देखते हैं, वो तुतलाते हैं। हाँ जी, और उनका तुतलाना अक्सर अच्छा लगता है। हाँ जी। और पेरेंट्स भी खुश होते हैं कि हाँ कैसे बोल रहा है, हाँ। अच्छा लगता है। हाँ जी। किस एज तक हम ये समझें कि ये इस तरह से तुतलाएगा, लेकिन एक एज के बाद उसकी जो वॉइस है, उसका जो उच्चारण है, उन सब चीज़ों में अंतर आएगा। तो कौन सी एज के बाद, अगर मान लीजिए वो एक एज के बाद भी तुतला रहा है, तो फिर हम उसके सिम्टम्स के बारे में जानें? सर, अगर मैं हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो र, ट, ठ, ड, स, श, ये वाली कुछ ऐसी आवाज़ें हैं, ऐसी साउंड्स हैं जो थोड़ा सा बाद में डेवलप होती है। 2.5 से 3 साल का बच्चा भी अगर आपका अभी भी तुतला रहा है तो आपको उस बच्चे की स्पीच पे ध्यान देना शुरू कर देना है। क्योंकि 2.5 से 3 साल का बच्चा, 3.5 साल का बच्चा, जो उसकी भाषा होती है वो इतनी हद तक क्लियर होती है कि किसी को भी आसानी से समझ आ जाए कि बच्चा आपसे क्या बोलना चाह रहा है। बिल्कुल। और रंजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं कि 2.5 से 3 साल की उम्र का बच्चा अगर उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है और फिर आपको स्पीच थेरेपिस्ट की मदद लेनी है, स्पीच थेरेपी करानी है। लेकिन जैसा कि आपके पास पहुंचते पहुंचते कई बार पेरेंट्स लेट भी हो जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, पेरेंट्स अपने स्तर से वो कौन से प्रयास करें कि बच्चा जो है वो एक अच्छे तरीके से उच्चारण करने लगे, शब्दों को सही तरीके से बोलने लगे? तो पेरेंट्स के लेवल पर क्या होना चाहिए? आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब बच्चा तुतला रहा होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कितनी प्यार से बोल रहा है, तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा बड़े प्यार से बोल रहा है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स खुद बच्चे से तुतला के ही बात करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा हमसे ही सीखता है, अपने आसपास के समाज से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही सीखता है। तो पेरेंट्स के लिए मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पहले एक तो अपनी स्पीच, जो भी आप बात कर रहे हैं बच्चे से, वो क्लियर, स्पष्ट बोलिए। ये मत सोचिए कि नहीं मेरा बच्चा अभी छोटा है, इसको नहीं समझ आएगा। जितना हो सके क्लियर स्पीच में बात करो, साफ सुथरी भाषा में बात करो। एंड एक चीज़ और मैं ध्यान डालना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड में बात करते हैं बच्चे के साथ, या हमारा सबका अपना अलग अलग नेचर होता है। तो अगर किसी भी पेरेंट्स का जो बात करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं,
तो उसको आपको स्लो डाउन करना होगा, क्योंकि बच्चा वैसे ही तुतला रहा है, आप फास्ट बोलोगे वो भी फास्ट बोलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसकी भाषा और अनक्लियर हो जाएगी, वो और समझ में नहीं आएगी किसी के भी। अच्छा, एक चीज मैं जानकारी चाह रहा था आपसे कि जब आप पढ़ रहे थे, हाँ जी, क्योंकि आपने तब तक तो इस प्रोफेशन के बारे में नहीं सुना था, है ना? हाँ जी, हाँ और जी। नहीं आपको जानकारी थी। आप किस तरह से बोलते थे? आपका जो उच्चारण का जो लहजा है वो किस तरह से था, और उसमें कैसे आपने चेंज लाते रहे? सर, मेरा पहले से ही स्कूल टाइम से ही था कि अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन बोलना है तो ये करेक्ट होना चाहिए, और भी कोई अगर मेरे सामने कोई भी चीज़ को गलत तरीके से बोलता था तो मेरा पहले से ही था कि नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोला जाता है। और मेरी स्पीच भगवान की दया से मेरी स्पीच बहुत अच्छी थी पहले से ही, और मुझे था कि अगर घर पे भी कोई जैसे होती मम्मी लोग होते हैं, भैया मेरे बड़े भैया हैं, वो ही कोई चीज़ गलत बोल रहे हैं तो मैं उनको ठीक करती थी, तो वो मुझे टीज करते थे कि अच्छा अब तुम हमें सिखाओगी कि ऐसे बोलना है। तो पहले से मेरा स्पीच अच्छा था, और मैं दूसरों को भी, मतलब मुझे रीडिंग करना, अलाउड रीडिंग करना स्कूल में, ये सब मुझे बहुत पसंद था पहले अभी से। रंजना, आप बता रहे हैं रीडिंग की बात। हाँ जी। रीडिंग कितना महत्व रखती है आपके उच्चारण में और आपके बोलने के तरीके में? कितना महत्व होता है रीडिंग का? सर, रीडिंग का बहुत 80 to 90% महत्व होता है। अगर बच्चा स्टैमर, हकला रहा है, तुतला रहा है, तो बच्चे का अगर आपको रेट ऑफ स्पीच, मतलब उसकी बोलने की जो स्पीड है उसको कम करना चाहते हो, तो रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। जितना अच्छा रीडिंग करेगा बच्चा, उसका बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कोशिश करनी कि बच्चा स्लो बोले, अच्छे से एक एक शब्द को स्पष्ट रूप से बोले, और जितना अच्छा वो बोलेगा उससे क्या होगा, बेसिकली बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है, जो मनोबल है, वो बहुत हाई होता है। मैम भी प्रेज करते हैं स्कूल में कि वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी रीडिंग करी है। तो रीडिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। रंजना, जैसे कि आपने अभी बात की कि रीडिंग, हाँ जी, आपके उच्चारण को अच्छा कर देती है, आपकी जो हैबिट है बोलने की उसको स्लो डाउन में ले आती है, शब्दों का आपको ज्ञान होता है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ जी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, 3 साल का, 4 साल का बच्चा, वो अभी रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या सलाह देना चाहिए? उसके लिए हमारे पास, जैसे अब 3 से 4 साल का बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पे जो मैम होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को राइम्स कराते हैं, पोएम कराते हैं। हिंदी की अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, और वो बच्चे की एजुकेशन लेवल, उसके दिमाग के लेवल के हिसाब से सेट किया जाता है कि अच्छा अगर 3 साल का बच्चा है तो वो 4 लाइन की, 5 लाइन की राइम को ही अपने दिमाग में याद कर सकता है। तो इस हिसाब से राइम्स हो गई, पोएम हो गई, पिक्चर्स को डिस्क्राइब करना, क्योंकि 3 से 4 साल का बच्चा बातें तो सारी कर लेता है, तो उसको पिक्चर्स दिखा के, और रीडिंग हम एज अ राइम की फॉर्म में, कि पोएम बच्चे ने याद करी और फिर बच्चा पोएम गा रहा है, अच्छे से आराम से क्लियर शब्द में बोल रहा है। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं, हाँ जी, टीचर हैं, उनके शब्दों का उच्चारण भी बहुत महत्व रखता है। हाँ जी। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी? अगर उनका उच्चारण सही नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको, बच्चों को पोएम या और भी अन्य शब्द नहीं बोलने चाहिए उनके सामने, क्योंकि वो उसको रीड करते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिनका उच्चारण ही सही नहीं है और बहुत स्पीड से बोल रहे हैं, वो बच्चों के साथ कम इंटरेक्ट करें? नहीं सर, अगर जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना बंद कर देंगे तो बच्चा किससे इंटरेक्ट करेगा। मैं पेरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, आजकल कंपटीशन है और हर एक पेरेंट्स के अंदर है कि नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे। अगर इन केस पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, इन केस किसी भी रीज़न से कि नहीं वो इतने एलिजिबल हैं कि वो अपनी स्पीच को ठीक कर पाए, अपनी स्पीच को स्लो कर पाए, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कुछ ऐसा ट्यूटर आप बच्चे के लिए फाइंड आउट करें कि जो घर पे आके, एक होता है कि आप ट्यूशन के लिए बच्चे को बाहर भेज रहे हैं पर वहाँ पे आपको नई नॉलेज कि ट्यूटर क्या करा रहे हैं, ठीक है। आपको अपने बच्चे को जो स्पेसिफिक चीज़ करानी है आप वो अपने उन ट्यूटर को बता सकते हैं कि मुझे मैम इन फैक्टर्स पे, इन चीज़ों पे बच्चे के ऊपर काम करना है, तो इनके ऊपर प्लीज़ आप काम कीजिए। सामने आप देखेंगे तो इससे आपको भी हेल्प मिलेगी कि आप अपनी भाषा को, अपनी स्पीच को कैसे आप स्लो डाउन कर सके, कैसे बढ़िया और बेहतर कर सके, ताकि एक टाइम के बाद आप खुद अपने बच्चे को सिखाना शुरू कर दें।
बहुत सही जानकारी दी है और आपने बिल्कुल सही कहा है कि इंटरेक्शन बंद नहीं होना चाहिए, इंटरेक्शन हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे उनसे सीखते हैं, संवाद बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा रंजना, मैं एक जानकारी आपसे चाह रहा था कि जब आपने स्टार्ट किया है, हाँ जी। आपने चंडीगढ़ में भी सर्विसेज दिए हैं, हाँ जी। आपने बजाज लर्निंग में भी आपने काम किया है, कोई खास अनुभव जब आपको लगा हो कि हमने कहीं एफर्ट्स किए हैं और एक अच्छा रिजल्ट सामने आया है, उस आउटपुट पे मैं आपका एक किस्सा सुनना चाहूँगा। सर अभी जब पहले मैं बजाज की ही बात करूँगी, देहरादून में एक स्कूल है डेफ बच्चों का, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं आज तक वो मेरे कांटेक्ट में, इवन दो वो बोल नहीं सकते, मैंने साइन लैंग्वेज भी सीखी हुई है, मैं ट्रेन हूँ साइन लैंग्वेज में, मैंने साइन लैंग्वेज भी सीखी है। वहाँ के टीचर्स जो डेफ हैं, वहाँ के बच्चे आज तक हम वीडियो कॉलिंग पे अपने जेस्चर साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। तो वो मेरे दिल का एक हिस्सा है जिसको मैं कभी नहीं खोना चाहती और मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ कि मैं साइन लैंग्वेज भूलूँ ना। मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक के साथ जुड़ी रहूँ। तो वो मेरा बहुत अच्छा अनुभव था बजाज का। अब हम चंडीगढ़ की बात करें सर, तो चंडीगढ़ में मैंने अलग अलग तरीकों के साथ, अलग अलग पेशेंट्स के साथ मैंने हैंडल किया। पिंड के लोग होते हैं, पंजाब में बेसिकली चंडीगढ़ में पिंड कहा जाता है गाँव को, पिंडों के लोगों से भी मैंने अपनी वार्तालाप रखी है। वो लोग भी आज तक मेरे साथ कनेक्टेड हैं और जब मैंने उनकी मदद करी है तो वो जो एक ग्रैटिट्यूड जो मुझे दिखाते हैं मेरी हेल्प के लिए, कुछ तो सर रोके जाते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, आपने मेरा बच्चा ठीक किया। कुछ को जिनको सुनाई की दिक्कत होती है उनको मैंने सुनाना दोबारा से क्लियर शब्द किया है, वो सब हाथ जोड़ के और मेरे गले लग के मुझसे विदा लेते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो ये बहुत अलग अलग तरीके के मेरे एक्सपीरियंस हैं और चंडीगढ़ की जो अभी तक मदर्स हैं वहाँ की, वो अभी तक मेरे टच में है। उन्हें किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है, मदद चाहिए होती है कि मैम, क्योंकि अब ऑनलाइन उतना फ्रूटफुल कभी कभी नहीं हो पाता, बट अभी भी ऑनलाइन थेरेपीज मेरी चल रही है। अभी भी मैं उनकी टेलीफोनिक फ़ोन पे बात करके मैं उनकी अभी भी यहाँ से उत्तराखंड में बैठे बैठे भी उनकी मैं मदद कर रही हूँ। मैं नाम नहीं उनका बताऊँगी क्योंकि हमें मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड में और ये कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, तो हम नाम नहीं रिवील करेंगे। तो उस बच्चे का जो स्पीच था, अगर आप बैठोगे उसके सामने, मतलब जब पास्ट एक्सपीरियंस में बताऊँगी, एक शब्द भी मेरे लिए समझना एज अ स्पीच थेरेपी, जो मेरा काम है कि कौन क्या बोल रहा है, कितना भी खराब स्पीच में बात करे, मेरे लिए वो इतना मुश्किल था कि वो बच्चा बोल क्या रहा है। उस बच्चे को मैंने विद इन 1 ईयर उसकी सारी साउंड्स, जितनी वर्णमाला होती है, चाहे वो ब और प क्यों ना हो, जो इतना सिंपल सा साउंड है, वो तक उस बच्चे का खराब था। 1 साल के अंदर अंदर मैंने उस बच्चे को प्रॉपर ठीक किया है। उसके बाद उसके पेरेंट्स आज तक कॉल पे, हमारी वॉइस मैसेजेस में बातें होते रहती हैं और हम अभी भी मतलब बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा बच्चा इस लायक बना दिया कि वो बिल्कुल अब अच्छे से बात कर पा रहा है सबसे। कभी चैलेंजिंग भी रहा है ये जो प्रोफेशन है आपके लिए, तो उस किस्से को भी सुनना चाहेंगे, उस संस्मरण को भी सुनना चाहेंगे जब चैलेंज आ गया कि आपको लगा कि ये मैं क्या इसको कर पाऊँगी, इसको डील कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? हाँ जी सर, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं बच्चे, क्योंकि बच्चों में जब तुतलाना होता है और बहुत ज़्यादा जब सारी वर्णमालाएं खराब होती है तो उन बच्चों में ना ध्यान लगाने की जो एक क्रिया है, वो ध्यान केंद्रित करने में भी उनको परेशानी होती है। सो मेरे अब जो तुतलाने वालों की जो प्रैक्टिस होती है उसमें हमें क्या चाहिए होता है कि बच्चा सामने बैठा हो, हम उसको यहाँ की एक्सरसाइजेस कराते हैं, जीभ की अलग एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो उसमें मुझे चाहिए कि बच्चा आराम से बैठे, जो मैं करा रही हूँ आराम से फॉलो करे। बट बच्चे चेयर पे क्या वो बैठने को ही राजी नहीं है, तो उनको बैठाना ही सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज हो जाता था। तो ये इस तरीके के अलग अलग चैलेंजेस, कई बच्चे तो अपना जैसे हमें जीभ वाली एक्सरसाइजेस करानी होती, कुछ बच्चे इतना ज़्यादा परेशान होते हैं और करते भी हमें, वो अपना मुंह ही नहीं खोलते हैं। अब बिना मुंह खोले मैं उनको कैसे एक्सरसाइजेस कराऊंगी? सो ये हमें फिर बहुत सोचना पड़ता है कि क्या करा जाए जिसकी, और मीठा हम दे नहीं सकते। जैसे होता है कि जो हाइपर बच्चे होते हैं, जो बहुत इधर उधर भागते हैं,
उनको हम मीठा नहीं दे सकते, उनसे उनकी हाइपर एक्टिविटी और बढ़ती। तो हम मीठे की भी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि आमतौर पे हम तुतलाने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे हम हनी, शहद, चॉकलेट लगा देते हैं ताकि वो अपनी जीभ को इधर उधर घुमाए और हमारी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाए और बच्चा चॉकलेट की चॉकलेट खा ले। वाह, क्या तरीका बताया है आपने कि जो है एक्सरसाइज के भी ये तरीके हैं, ये टूल आप अप्लाई करते हैं? हाँ जी सर, करने पड़ते हैं और बच्चों के लिए हमें अलग अलग टूल्स ढूंढने पड़ते हैं कि क्या किया जाए जिससे बच्चा करे और ठीक हो जाए। तो ये सारी चैलेंजेस हमारे सामने आते ही रहते हैं, हर एक बच्चा अलग नया चैलेंज लेके आता है, उसके अलग से हमें सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि दो बच्चे तुतला रहे हैं और दोनों बच्चों में सेम दिक्कतें हो और दोनों को हम आराम से, नहीं, हर एक बच्चे में अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए अलग नया तरीका ढूंढना पड़ता है। तो आपको जो है पूरा ग्रुप में बैठकर नहीं ये काम करना होता है, हर बच्चे पर अलग फोकस, अलग टाइम? हाँ जी, इन बच्चों को फोकस्ड टाइम 1 to 1, बेसिकली इसको 1 to 1 बोलते हैं कि एक थेरेपिस्ट बैठा हो और एक बच्चा हो, तो 1 to 1 थेरेपीज होती है। जैसे कि आपने अभी बताया कि एक्सरसाइज के लिए तो हम लोग अलग अलग तरह के मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने बताया शहद लगा देते हैं, हाँ जी, है ना, और जो बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं, हाँ कि भाई आप स्टेबल होकर बैठ तो जाएं, एक बार हमें सुने तो, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो तो करें। हाँ जी, इसके लिए आप किन टूल का इस्तेमाल करते हैं? मैं देख रहा हूँ आपकी टेबल पर कुछ टूल्स देख रहा हूँ। हाँ जी सर। तो उसमें से कुछ बताइएगा कि कोई एक ऐसा है जिससे हम ध्यान लगा सकें, बच्चे को एक पॉइंट पर लेकर आ सकें। हाँ जी, कोई टूल आपके पास? सर पहले मैं यही बताना चाहूँगी कि एक मैग्नेट बोर्ड है, तो इसमें इसका एक पेन है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसको बड़े भी बड़े मज़े से करते हैं। तो इसमें मैग्नेट लगा है, बॉल आप इसको एक लगाओगे, बॉल ऊपर आ जाएगी, तो बच्चों को ये देख के बड़ा मज़ा आता है कि ये बॉल ऐसी कैसे ऊपर आ गई। तो ये बहुत अच्छी, इसमें बच्चा प्रॉपर अपनी आईज रखेगा, अपने हैंड का हेल्प यूज़ करके, जब तक आप यहाँ देखोगे नहीं आपकी बॉल ऊपर नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत छोटा है। जब मैं इसे देख रहा था तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये है क्या। जब आपने अभी बताया कि इसमें मैग्नेट है और वो बॉल उस मैग्नेट पर खिंच के ऊपर आ जाती है, हाँ जी, तो इसमें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। यस, हम इसमें हाउस बना सकते हैं, 1 2 3 काउंटिंग लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इस पे हम अलग अलग ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, जो बच्चे करते भी हैं। जैसा कि ये जो आपने बताया है ये छोटे बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन ये तो मुझे लगता है बड़ों के लिए भी है। हाँ जी, हाँ जी, बड़े भी आराम से इसको एंजॉय करते हैं। एक यहाँ पे 12 इयर्स का बच्चा आता है, वो बड़े मज़े से इसको एंजॉय करके करता है एक्टिविटी को, और उसको ये अलग से चाहिए होता है कि मैम प्लीज़ ये वाला गेम मुझे खेलना है, मुझे ये दे दो, तो वो उसका ध्यान लगा रहता है। हाँ, तो उस बीच जब वो ध्यान इस पे लगाते हैं, तो इस बीच आप फिर अपनी जो वो एक्सरसाइज है वो उनसे कह देते हैं, इजीली करते हैं। अब जैसे सपोज छोटा बच्चा है, अगर हकला रहा है, तुतला रहा है, और हमें ये एक्टिविटी करनी है कि ध्यान भी लगे और बच्चा बोले भी, तो हम इसमें काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो काउंटिंग के साथ साथ आपका बोलने का काम भी हो गया, आपकी ध्यान लगाने वाली एक्टिविटी भी हो गई, और बच्चे ने खेल भी लिया। तो हमने तीनों चीज़ें कंबाइन करके एक एक्टिविटी में हमने 3 काम कर लिए। बहुत बढ़िया। और ये तो अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ ये जो कलरफुल जो है आपके ये ब्लॉक्स रखे हुए हैं, हाँ जी, ये ब्लॉक का क्या इस्तेमाल? सर इसमें अलग अलग टाइप के फेसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसके कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स को कॉपी करके हमें फेस क्रिएट करने होते हैं। जी। तो ये आईज वाला पोर्शन है, इसमें डिफरेंट टाइप की आईज बनी हुई है, कार्ड से कॉपी करके हमें ये आईज क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे बच्चे ने कॉपी करना है, ठीक है, तो ये एक दिमाग वाली एक्टिविटी है कि बच्चे का कॉग्निशन, दिमाग की क्षमता बढ़ाने का, देखा और कॉपी। कई बच्चों को ये भी परेशानी होती है कि कॉपी करने में भी दिक्कत होती है, जैसे बच्चे होते हैं स्कूल का होमवर्क करने में, कॉपी करने में परेशानी होती है, वो अपना ध्यान नहीं लगा पाते, उनके लिए इस तरीके की एक्टिविटीज बहुत फायदेमंद होती है। ये तो आपने थेरेपी में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल के बारे में आपने बताया है। हाँ जी। लेकिन जो असल जिंदगी में जब पढ़ाई के दौरान सामान्य बच्चे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आराम से वो भी इससे खेल सकते हैं। उनसे उनका भी जो दिमाग का लेवल है, जो IQ लेवल है, जिसे हम स्मार्टनेस बोलते हैं, वो भी आराम से इसके साथ खेल सकते हैं। इवन नॉर्मल बच्चे जो जिनको कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें भी परेशानी होती है इन्हें सॉल्व करने में। सामान्य बच्चे घर पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए इन टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनका लैंग्वेज बिल्कुल ठीक होता है, वो फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाते हैं। उनकी वजह से क्या होता है, आजकल बच्चे क्या देखते हैं, कोई लेंथी स्टोरी कोई नहीं देखता, सब आजकल ज़माना है रील्स का, 5-5 सेकंड की,
1 मिनट की, 45 सेकेंड की, बहुत शॉर्ट्स भी आते हैं यूट्यूब्स में, तो सब वो देखते हैं। उससे क्या हो गया है बेसिकली हमारा भी और बच्चों का भी जो ध्यान लगाने का समय है, ड्यूरेशन है, वो बहुत कम हो गया है, शॉर्ट हो गया है। एक रील को, एक वीडियो को 1 मिनट से ज़्यादा हम लोग नहीं देखते। बहुत ज़्यादा काम की हमारी कोई वीडियो होगी तभी हम उसको पूरा देखेंगे, अदरवाइज हम नहीं देखते। तो आम बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटी ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी है। आप इसको किसी भी बच्चे को आप ये एक्टिविटी करा सकते हो। जैसा कि आपने मोबाइल का जिक्र किया, मोबाइल एक तरह की एक बीमारी के रूप में भी सामने आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि वो एक लत है, लोग डूबे जा रहे हैं। हाँ जी, उसको देखे जा रहे हैं। तो उससे अलग हटाने के लिए क्या उपाय हैं आपके पास? बच्चों के लिए आप लर्निंग टॉयज लेके आइए और बच्चे के साथ आप ऐसे टॉय आप लेके आओ जिस पे आप भी अपनी एनर्जी लगा पाओ। कि अगर सपोज आपको बच्चे के साथ बैठना है, आपको बच्चे को फ़ोन नहीं देना है, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा फ़ोन ना देखे, मेरा बच्चा टीवी नहीं देखे, बच्चा फिर करेगा क्या? दिन भर आप उसको पढ़ाई नहीं करा सकते क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है दिन भर पढ़ना। आपके पास बच्चों के लिए इस तरीके के टॉयज होने ज़रूरी है जिसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो। ये नहीं कि आप सपोज ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में भी क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, बहुत सारे हैं। इस पे आप उनको कलर्स करा सकते हो, इसमें आप उनको मैचिंग करा सकते हो। अलग अलग रंगों की दालें घर पे होती है, ऐसा भी नहीं कि आपको बाजार जाना है। बहुत सही जानकारी आपने दी है कि घर पे भी तो बहुत सामान रखा है, बहुत सारी चीजें। बताइए दाल के बारे में बताइएगा, क्या कहना चाहते हैं? आपके पास जैसे हमारे पास कलरफुल कटोरियां होती हैं घर पे, प्लास्टिक की होगी, कांच तो मत ही दीजिएगा क्योंकि तोड़ देंगे बच्चे और उनको चोट लग सकती है। प्लास्टिक की कलरफुल कटोरियां आप बच्चों को दे सकते हैं। घर की कलरफुल चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं, तो वो आपको मैचिंग करवाने की, रेड को रेड में डालो, नीले को नीले में डालो, पीले को पीले में डालो, कलर मैचिंग हो गई, एक्टिविटी की एक्टिविटी हो गई। बच्चे ने अपना जो टाइम है वो अच्छी जगह लगाया है और बच्चे ने टीवी फोन नहीं देखा और कुछ सीखा है। और दाल वाली अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बहुत अच्छी एक्टिविटी है दाल की। 2 कटोरी रखी, 2 दालों को मिक्स किया और बोला कि इसको सॉर्ट करो, अलग अलग करो। राजमा, सपोज राजमा छोले लेते हैं, राजमा को राजमा वाली लाल में डाल दो और छोले के लिए एक सफ़ेद कटोरी रख दो कि इसको आप सफ़ेद में डालो। तो ये दाल वाली एक्टिविटी घर में आराम से आप बच्चों को करा सकते हैं। और भी बहुत तरह की एक्टिविटीज आप जानते हैं? बहुत सारी हैं। तो सुनना चाहेंगे कुछ और के बारे में? वैसे बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है, चम्मच। हम सबके घरों में इतने इतने बंडल्स चम्मच का पड़ा होता है एंड हमारे पास स्पून होल्डर भी होता है जिसपे हम अपने चम्मचों को सेट करते हैं। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आपने चम्मच धोए, बच्चे को आपने कपड़ा दिया, टिश्यू दिया, बच्चों को बोला कि उसको साफ करो, तो एक क्लीनिंग एक्टिविटी हो गई कि साफ करो। तो बच्चे ने आपके साथ आपका काम में हाथ भी बटा ली, आपका काम भी हो गया। उसके बाद आपने उनको बोला कि अब इन चम्मचों को उस होल्डर पे लगाना शुरू करो। होल्डर नहीं है, ग्लास ले लो या आप ग्लास ले सकते हो, ग्लास के अंदर डालो एक एक करके। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो गई। ढक्कन, जो बॉटल्स के ढक्कन होते हैं, या बॉटल हो गई, बॉटल रखी टेबल पे, छोटे छोटे पत्थर तो हमें मिल ही जाते हैं कहीं भी, उन पत्थरों को बॉटल्स के अंदर भरना शुरू किया, या पत्थरों को कलर करना शुरू कर दो। एक्रेलिक कलर्स आते हैं, पत्थरों को रंग दो और आप उसको बॉटल्स में भर सकते हो। एज अ शो पीस आपके घर में काम आ जाएंगे। बहुत सही जानकारी रंजना। मेरे को तो लग रहा है कि इस बात को मैं लगातार आगे बढ़ाता रहूँ, आपसे बातें करता रहूँ। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। जैसे कि हमने बचपन में चम्मच का फूल बनाना सीखा है। हाँ जी। अच्छा, चम्मच को जोड़ते रहे और उसको एक सर्कल का एक हमने उसको शेप दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत तरह के टूल्स हमारे घर में ही हैं। घर पे ही है, आपको टॉयज की जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी नहीं है और बच्चों को आप इंगेज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अब मैं अक्सर देख रहा हूँ कि जो मम्मी हैं, बच्चा परेशान करता है क्योंकि उनको घर के काम भी करने हैं। हाँ जी। तो उनके हाथ में पकड़ा दिया मोबाइल और वो उसमें गेम देख रहे हैं। छोटा बच्चा है, उसको मोबाइल, जब तक वो मोबाइल नहीं देख रहा है, फोन नहीं देख रहा है, तब तक वो खाना नहीं खा रहा है। इस तरह की हैबिट बच्चों को पड़ जा रही है। हाँ तो जी। आप तो बहुत तरह के टूल्स हैं जो हमारे घर में ही हैं, आपको खरीदने ही नहीं हाँ है, जी। उसके बारे में भी आप बता रहे हैं। ये देख रहा हूँ मैं आपकी टेबल पर रखा हुआ, ये सर्कल हैं, कुछ अलग अलग तरह के शेप एंड साइज के कुछ टूल्स हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ जी सर, इस एक्टिविटी से और इस बोर्ड से हम बच्चों को रंगों की पहचान करा सकते हैं। अब मैंने ये हार्ट यहाँ से निकाल दिया। सर्कल तो इजी है क्योंकि एक शेप है, एक ही है, तो इसको आपने सर्कल की शेप में लगा दिया। अब बच्चे ने अपना दिमाग लगा के हार्ट सेम शेप को यहाँ पे बनाना है।
तो बच्चा इसको कैसे मैच करेगा? पहले बच्चा इसको ऐसे लगाएगा, नहीं फिट हुआ, फिर इसको वो थोड़ा सा और ध्यान लगाएगा कि नहीं ये तो गलत हो गया मुझसे, क्योंकि सामने साफ साफ दिख रहा है। फिर बच्चा उसको इस तरीके से लगाएगा, फिर जाके दूसरी चीज़ लगाएगा। तो इस तरीके से बच्चा अपनी अटेंशन, रंगों की पहचान हो रही है, ध्यान लग रहा है, इनके नीचे अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई है, यहाँ से बच्चा एक नया शब्द सीखेगा कि इसके नीचे हॉट एयर बलून बना हुआ है, तो यहाँ से बच्चा नया नया शब्द भी सीखेगा। वो पूछेगा कि ये क्या है? हाँ जी, वो सवाल करेगा, हम आगे से बताएंगे कि बेबी ये हॉट एयर बलून है, हवा में उड़ता है, बड़ा सा गुब्बारा होता है। और इस टाइम पे हम फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं कि फ़ोन से बच्चा ज़्यादा अच्छा पिक्चराइज करेगा। तो पिक्चर में उसको मैं दिखा सकती हूँ कि आपने कभी देखा है, तो बोलेगा नहीं, क्योंकि यूजुअली हमें इस लोकेलिटी में हॉट एयर बलून नहीं देखने को मिलता। तो अब जैसे सपोज कोई कार्ड है, उसमें बनी हुई है भिंडी, कई बार बच्चे पिक्चर में नहीं पहचान पाते, तब मैं एज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेरे पास ना मेरे लैपटॉप में मैंने पिक्चर्स सेट करी हुई है कि ये भिंडी है, ओरिजिनल पिक्चर्स, तो उसमें बच्चा और अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेता है। बट मेरी कोशिश यही रहती है कि लैपटॉप फ़ोन मैं यूज़ ना ही करूँ। उस टाइम पे मेरा फ़ोन बिल्कुल साइड होता है, ना किसी का कॉल अटेंड होता है ना कुछ। जब मैं आपके क्लिनिक पर आया तो मैंने देखा कि ये तो कोई बच्चों के लिए ही ये पूरा साजो सामान आपने जुटा रखा है। और किस तरह से ये जो टूल है, जो क्लासरूम है, किस तरह से काम आता है आपकी इस थेरेपी में? सर अगर हम एग्जाम्पल है स्कूल का और प्ले स्कूल का, प्ले स्कूल इज़ बेसिकली कि जहाँ पे बच्चा बस टाइम स्पेंड करने जा रहा है, वहाँ पे वो उठना बैठना सीख रहा है। स्कूल जहाँ पे बच्चा अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम स्कूल और प्ले स्कूल में देखें तो दोनों के क्लासरूम्स में डिफरेंस होता है। प्ले स्कूल के क्लासरूम, वहाँ का इन्वायरमेंट एक प्लेफुल होता है, जहाँ पे बच्चा जाके उसको पता है कि मुझे यहाँ खेलना है, मुझे यहाँ पे मज़े करने हैं। स्कूल जाके बच्चा स्ट्रिक्टली बैठ जाएगा कि अब तो मैम आएंगी, मैम मुझे पढ़ाएंगी, राइट। तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए बच्चे को कि बच्चा जिद करे कि मुझे मैम के पास जाना है, और मुझे उस तरीके से अपने जो थेरेपी रूम्स हैं, मुझे इस तरीके से वो डेकोरेट करके रखने पड़ते हैं, मुझे चीज़ें अट्रैक्टिव बनानी पड़ती है ताकि बच्चे आएँ और बच्चे बेसिकली इंजॉय करें, जो भी मैं उनको सिखाना चाह रही हूँ वो इंजॉय करके सीखें। जैसा कि मैं अक्सर देखता हूँ और मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है कई बार कि मैं सा और शाह में अंतर नहीं समझ पाता हूँ, और जब मेरा उच्चारण होता है तो उसमें शाह की जगह सा निकल जाता है। हाँ जी। ऐसे ही बहुत सारे लोग जानते हैं नहीं है कि वो उच्चारण गलत कर रहे हैं, और उनको एक एज पर थेरेपी की ज़रूरत भी नहीं होती है। हाँ जी। जो वर्णमाला है वो किस तरह से आपकी इस थेरेपी में सहायक साबित होती है, किस तरह से उसका योगदान होता है, और क्या इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है? सर देखिए, जो हमारी वर्णमाला बनी हुई है वो स्वर और व्यंजनों को मिला के बनी हुई है। अब स्वर नहीं होगा तो व्यंजन अधूरा है, स्वर और व्यंजन नहीं होंगे तो हमारी स्पीच ही नहीं है, क्योंकि बिना शब्दों, बिना वर्णमाला के कोई भी एक शब्द नहीं बन सकता। तो स्वर और व्यंजन हमारी स्पीच थेरेपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगी कि सपोज बच्चा तुतला रहा है, कई बारी क्या होता है बच्चा स्वरों को भी ठीक से नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि बच्चा मुंह बंद करके इस तरीके से बात करता है। आ बोला तो आ के लिए भी वो अ ही बोलेगा, अ आ। अब पा बोलना है तो उसमें आ आपको सुनना, आ की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, इतनी लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि पापा साउंड करे, वरना बच्चे बोलते पोपो के पास गया था, पापा के पास गया था। यहाँ पे एकदम क्लियर आ रहा है, साफ आ रहा है। तो स्वर व्यंजन बहुत ज़रूरी है, और हमें कई बार बच्चों को स्वरों की भी प्रैक्टिस करानी पड़ती है, क्योंकि उनको मुंह बंद करके बात करने की आदत होती है। तो जिसकी वजह से उन्हें बताना पड़ता है कि आ ऐसे बोलते हैं, अ ऐसे बोला जाता है, ई थोड़ा सा खींच के बोला जाता है, ऊ में लिप राउंडिंग होती है। और इन बच्चों में खासकर ये भी कॉमन सी फाइंडिंग है जो पाई गई है, उन्हें खाना चबाने में भी दिक्कत होती है। कई बच्चों का क्या होता है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी होती है कि जब बच्चा खाना खा रहा है या पानी पी रहा है तो वो साइड से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वीकनेस होती है। तुतलाने वाले बच्चों में ये बहुत कॉमन होता है कि यहाँ पे वीकनेस पाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चा साफ नहीं बोल पाता। एक बहुत खास तरह के सिम्टम के बारे में आपने बताया है। हाँ जी। और भी अलग अलग तरह के सिम्टम्स होंगे जिनको पेरेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है, जानना चाहेंगे उसके बारे में। सर एक तो सबसे बेसिक सी चीज़ जो आपको देख के पता चल जाएगा कि बच्चा मुंह बंद करके बात कर रहा है।
बच्चा जब खाना खा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम लेके खा रहा है, मुंह बंद करके खा रहा है, अच्छे से अपने जबड़े का, अपनी जीभ का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और बच्चा पानी पी रहा है तो बच्चे के साइड से, जैसे हम लार भी बोलते हैं, लार एक अलग चीज़ होगी बट साइड से पानी आ रहा है। इन बच्चों में, जिन बच्चों को यहाँ पे वीकनेस होती है, उनकी लार भी बहती है। 5-5 साल के बच्चों की लारें बह रही होती है, जो बिल्कुल एक हाइजीन के तौर पे देखा जाए या नॉर्मली देखा जाए एक अच्छी चीज़ नहीं है कि इतना बड़ा बच्चा है और यहाँ पे उसका लार टपक रही है। तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कोई भी पेरेंट देख के पता कर सकता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और हमें इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और जानकारी नहीं इकट्ठी कर पा रहे हैं तो आप एक स्पीच थेरेपिस्ट जो भी आपके आसपास हैं, मैं ज़रूरी ये नहीं बोलूँगी कि आप साउंड प्लीज में ही आइए, आप जहाँ पर भी हैं आपके आसपास जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है, आप उनको कांटेक्ट करिए और अपने बच्चे का इलाज करवाइए। रंजना, कई बार देखा गया है कि बच्चे तुतलाकर बोल रहे हैं, पेरेंट्स उनको डांटते हैं। हाँ जी, सही तरीके से बोलो, यही कहते हैं। हाँ जी, जबकि वो एक खास तरह की एक समस्या से जूझ रहे होते हैं। हाँ जी, उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्या सलाह देना चाहेंगे पेरेंट्स को? ये बहुत आम तौर पे देखा गया है कि बच्चा हकला रहा है या बच्चा तुतला रहा है, तो पेरेंट्स ये चीज़ पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। उन्हें लग रहा है कि मस्ती मजाक में ये चीज़ें कर रहा है, बट उन्हें नहीं पता कि बच्चे को वो प्रॉब्लम है, वो समस्याएं हैं, वो खुद से जानबूझ के वो चीज़ें नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ उनको डांटिए मत, उन्हें फटकारिए मत। कई बार कई पेरेंट्स, मैं वैसे बोलना नहीं चाहूँगी, बच्चों को हिट भी कर देते हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों। उन्हें एम्बैरेसमेंट फील होती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो डांटिए मत, उनको मारिए मत, उन्हें आपके सपोर्ट की, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि आप उसकी हेल्प करें। हेल्प कैसे कर सकते हैं आप उनके साथ धीरे धीरे बात करिए। अब बच्चा तुतला रहा है, वो साउंड्स को सुनता ही गलत है, जिसकी वजह से वो तुतला के बोल रहा है। उसे नहीं पता क और त दोनों अलग अलग आवाज़ें। अब आपके लिए ये चीज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आप अपने लेवल पे ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक तो बच्चे के साथ आराम से धीरे धीरे बात करिए, उसको डांटिए मत उसको, क्योंकि इससे बच्चे का जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की पर्सनैलिटी दब जाती है। और आज के टाइम पे पर्सनैलिटी दबा होना मतलब आप आगे कंपटीशन में नहीं जा सकते। बहुत सही कहा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। और आपने जैसा कि अभी एक और खास बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जो सुनते हैं वो बोलते हैं। हाँ जी। तो जो बोलने और सुनने के बीच में जो अंतर संबंध है, जो एक रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है कुछ अच्छा सुनना और कुछ अच्छा बोलना। अब सर देखिए, हम ही बात कर रहे हैं, मैं एकदम साफ बात कर रही हूँ, अच्छे से बोल रही हूँ, आपको मेरा हर एक शब्द समझ आ रहा है और अकॉर्डिंगली आप मुझसे फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेम बच्चों के साथ होता है। आप जैसे बच्चों से बात करेंगे, जैसी वोकैबुलरी, जैसे शब्दों का बच्चों के साथ यूज़ करोगे, बच्चा सेम चीज़ समझता है, सुनता है और उसको फिर अप्लाई करता है। अब बिहेवियर की बात देखी जाए, घर पे जो अगर पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं, वो चिल्ला के बात कर रहे हैं, बच्चा क्या करता है, सेम चीज़ दूसरे बच्चे के साथ अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो जैसा आप माहौल बनाओगे घर का, जैसा इन्वायरमेंट दोगे, जैसा बोलने का जितने तमीज़ से, जितने मैनर के साथ आप बात करोगे बच्चों से भी, बच्चा सेम चीज़ एडप्ट करता है, बच्चा सेम चीज़ सीखता है। और समाज में जाके अपने आसपास जो बच्चे खेल रहे हैं, जिनके साथ खेलता है, उनके साथ बच्चा सेम चीज़ अप्लाई करता है। क्योंकि ये एक व्यवहार का भी मुद्दा है। हाँ, और जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार बच्चे भी अप्लाई करेंगे। हाँ, दूसरों के साथ करेंगे। तो इसलिए जो आप सुनना चाहते हैं वही आप बोलिएगा। बोलिए। और आपका जो काम है रंजना जी, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है और लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इस तरह की प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों में खासकर बात करें तो उनके करियर के लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर।